अपवाह। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी धारा और धारा ब मिलकर दो अलग जल विभाजक बीच में ये मिलकर जल विभाजक है। ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। चित्र 3.1। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है? क्या कीजिए भारत में किस नदी का अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? भारत के अपवाह तंत्रों का नियंत्रण मुख्य भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरीय भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया ये गार्ज चित्र 3.2 में गार्ज ये बना हुआ है। अपर्दन क्रिया करती ये नदी स्रोत मतलब ऊपर वाला भाग, ये मध्य वाला भाग, ये विसर्प, ये गोकुल झील निचेला वाला भाग और डेल्टा लास्ट में बनाती हैं। नदी के विभिन्न अवस्थाएं करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्णतः विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। चित्र 3.3 अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। हिमालय की नदियां सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दार्शनिक गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, सयोग तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र में बाहर निकलती हैं।
सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किमी लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती हैं। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ नदियां यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय ये नदियों के चित्र दे रखे हैं। प्रमुख नदियां और झीलें। पहला सिंधु नदी, बुल्लर झील। ब्यास नदी, गोविंद सागर। सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज नदी। ये पाकिस्तान के क्रम में है। और यहाँ ब्यास, गोविंद सागर से इधर आके आपको गंगा नदी, शारदा नदी, यमुना नदी, सांभर नमक झील, चंबल नदी, बेतवा नदी, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, पेनगंगा नदी, गोदावरी नदी, निजाम सागर, कृष्ण नदी, नागार्जुन सागर, कोल्लूर झील, तुंगभद्रा नदी, कृष्ण सागर झील, कावेरी नदी, लिंगमक्की झील, कावेरी नदी, वेमनाथ झील। शारदा नदी के घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी, सोन नदी, गोविंदबल्लभ सागर। इधर सांगपो नदी, दिहांग, लोहिती, ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश से ऊपर वाली नदियां कर्क रेखा, चिल्का झील, महानदी, कोल्लूर झील, या पुलकित झील है। ये महासागर नीचे वाला है आपका हिंद महासागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। ये देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम। क्या आप जानते हैं नमामि गंगा परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। आप इस परियोजना के बारे में और जानकारी निम्न वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। http://NAMCG/NIC इन पर या नमामि गंगे स्पेस से निकलती हैं। इनके कारण कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। याद कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती हैं। यह गंगा डेल्टा का सबसे ऊपरी बिंदु है। यह नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक
तरीका है। दक्षिण की तरफ बहती तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इन नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। कि आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादपों से लिया गया। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किमी से अधिक है। चित्र 3-4 देखें। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किमी है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किमी की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसीलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती हैं। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नमचा बारवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती हैं। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत यहाँ इस नदी में जल एवं सेल्ट का मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यह नदी में जल एवं सेल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारे से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां हैं, जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीप नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। नर्मदा द्रोणी नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर
के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा के सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। आप इसके बारे में इस वेबसाइट से जान सकते हैं http://www नमामि देव नर्मदा MP गवर्नमेंट इन ताप्ती द्रोणी। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसीलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारत पुंजा तथा पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किमी है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पुड़ा, वर्धा, प्रहिंता, मंजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनके अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी द्रोणी महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किमी है। इसका अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किमी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी द्रोणी कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुंडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किमी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है? इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। ज्ञात करें भारत की सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति याद कीजिए। क्या आप जानते हैं पृथ्वी की धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है और 3% ही जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। झीलें काश्मीर घाटी तथा पश्चिमी डल झील नाव वाले घरों तथा शिकरा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झीलों वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिए
लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल तथा दूसरे पर्यटक स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या होता, वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस स्थान पर झीलों का महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत और अरल सागर? भारत में बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होती है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानी एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में काटकर गौखूर झील का निर्माण करती है। सीपट तथा बाररोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती हैं, जैसे चिल्का झील, पुलकित झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों ये लोकताक झील का चित्र 3.6 में दिखाया गया है। लोकताक झील वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पाद के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना क्रियाकलाप एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती हैं तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटकों को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। नदियों की अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं, किंतु भारत जैसे देशों के लिए जहां की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं।
NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना। स्रोत http NRCD NIC इन NRCP PDF या ये एक एज ऑन लिख सकते हैं। नदी प्रदूषण नदी जल की घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदियों में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदियों के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए हुए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किमी क्षेत्रों में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तन करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजना के बारे में सुना? नदी को प्रदूषित जल से हमारे स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें।